नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कंगाल पाकिस्तान में आर्थिक आपातकाल का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का, उड़ी को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि तवांग में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आई सामने, गजराज कोर के कमांडर ने जवानों का बढ़ाया उत्साह। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नए साल पर भारत को मिलेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा स्क्वाड्रन। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन में 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोरोना के शिकार, सीक्रेट डाटा लीक होते ही मच गई खलबली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कंगाल पाकिस्तान में आर्थिक आपातकाल का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार को आखिर वित्तीय आपातकाल का ऐलान करना ही पड़ा। और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश में वर्तमान वित्तीय आपदा और धन की भारी कमी के कारण आर्थिक आपातकाल के निर्देश जारी करना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा आगे की वित्तीय तबाही से जनता के वेतन में रुकावट की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान सरकार के अनुसार इन निर्देशों का क्रियान्वयन प्रत्येक सार्वजनिक स्वायत्तशासी संगठन एवं वितरण पर अनिवार्य होगा। इसी के साथ गौरतलब है कि पाकिस्तान में बेहद गर्म सियासी माहौल के बीच देश की अर्थव्यवस्था के श्रीलंका की राह पर जाने के संकेत मजबूत हो रहे हैं। नीति निर्माताओं को अंदेशा है कि आर्थिक हालात बिगड़ने से देश राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जा सकता है। और ताजा आंकड़े ने ये सब की चिंता बढ़ा दी है कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आ चुकी है। और इसे देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने देश में वित्तीय आपातकाल लागू कराने की सलाह दे दी है, ताकि हालत को और बिगड़ने से रोका जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, उरी को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हुए हैं बरामद। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर को एक बार फिर से दहलाने की साजिश शनिवार को नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने अपने मुस्तैदी के चलते उत्तरी कश्मीर के बारामूला में उरी के हथलंगा से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर की है। और इस दौरान 8 AKS 24 मैगजीन और 560 राउंड के साथ 74 U 24 मैगजीन और 244 राउंड्स के साथ 12 पिस्टल, 14 ग्रेनेड और 81 बैलून्स बरामद हुए हैं, जिन पर पाकिस्तानी झंडे की छाप है। बता दें कि 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में हमला किया था। और इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए। आतंकियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे और इसके बाद आतंकियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और चारों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आई सामने, गजराज कोर के कमांडर ने जवानों का बढ़ाया उत्साह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की पहली तस्वीर सामने आई है। शनिवार को भारतीय सेना की गजराज कोर के कमांडर ने तवांग के यांगसे पहुंचकर सैनिकों को उत्साह बढ़ाया और मजबूती से अपना कर्तव्य निभाने के लिए शाबाशी दी। खुद गजराज कोर ने कमांडर की सैनिकों से मुलाकात की तस्वीरें जारी की है। असम के तेजपुर स्थित गजराज कोर की ही जिम्मेदारी तवांग और यांगसे इलाके से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा की है। गजराज कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा शनिवार को यांगसे में 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे और वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की। कमांडर ने वहां तैनात सैनिकों के उत्साह की प्रशंसा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल पर भारत को मिलेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा स्क्वाड्रन, रूस से शुरू होगी डिलीवरी। जी दोस्तों, यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई के बीच भी रूस भारत को S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करने से पीछे नहीं हट रहा है। रूस अगले साल जनवरी-फरवरी से भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति कराना शुरू कर देगा। और रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया है कि एयरफोर्स के अधिकारियों समेत भारत की एक टीम मिसाइल से जुड़े पार्ट के लिए रूस पहुंचा हुआ था। मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन आपूर्ति की अगले साल की शुरुआत जनवरी-फरवरी के भीतर करने की योजना है। रूस की ओर से भारत को पहले ही S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 स्क्वाड्रन मिल चुकी है।
पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के साथ साथ लद्दाख सेक्टर की देखभाल के लिए इनकी तैनाती भी कर दी गई है। अलग अलग रेंज की अपनी मिसाइलों के साथ ये प्रणाली दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित ड्रोनों का मुकाबला हवा में ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोरोना के शिकार, सीक्रेट डाटा लीक होते ही मच गई खलबली। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है और दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में ही 25 करोड़ लोग इसकी चपेट में आए हैं। महामारी की शुरुआत से ही कोरोना का डाटा छिपाने वाली चीन की इस बार सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया है कि उसने चीन की स्वास्थ्य एजेंसी NHC की मीटिंग से लीक हुए दस्तावेज देखे हैं। जिनपिंग सरकार का सीक्रेट डाटा लीक होने के बाद चीन में खलबली मची हुई है। चीन में कोरोना ने कितना कहर मचाया है, ये बात का अंदाजा लीक हुई रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। चीन की सरकार कैसे कोरोना वायरस के आगे बेबस हो चुकी है, ये आंकड़े NHC के सार्वजनिक आंकड़ों से एकदम अलग हैं। चीनी स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर के पहले 20 दिनों में 25 करोड़ की बजाय सिर्फ 62,592 नए कोविड मामलों की सूचना दी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में शाही ईदगाह का भी होगा सर्वे, कोर्ट ने अमीन से 20 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले की तरह यह भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को तलब की है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को उससे पहले संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में ये दावा किया था। और दोस्तों, इसमें कहा गया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। और दुबे ने बताया कि अदालत ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृति करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण का रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनाथ सिंह का ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो कान खोलकर सुनती है दुनिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ठंडे मौसम में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के वार्षिक दीक्षांत समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद जोशीला ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले यदि कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता से नहीं सुनती थी, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के वार्षिक दीक्षांत समारोह के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे हैं। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 5वीं दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कुलपति विजय धसमाना भी मंच पर मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। UN में फिर गूंजा भारत का डंका, इस बात को लेकर हुई दुनिया भर में तारीफ। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के सफल कार्यकाल और उस महीने उसकी उत्पादक अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा कि इसने बहुपक्षीय कूटनीति के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया। भारत ने 2021-22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता संभाली थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने अवकाश सप्ताह से पहले दिसंबर के महीने के लिए भारत की अध्यक्षता के तहत बृहस्पतिवार को यहाँ एक ब्रीफिंग में सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर प्रकाश डाला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 50 पाकिस्तानी नागरिक भारत आए, बोले अब पाकिस्तान नहीं लौटेंगे। पाकिस्तान की नागरिकता व 5 साल के धार्मिक वीज़ा के प्रमाण पत्र मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से गुरुवार सुबह अटारी बॉर्डर आए 50 नागरिक
वहां से किराए के ट्रक में सवार होकर जोधपुर के लिए निकले, लेकिन गलत रास्ते पर बढ़कर प्रतिबंधित क्षेत्र बज्जू पहुंच गए। इनमें 18 पुरुष, 18 महिलाएं व 14 बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने इन्हें शुक्रवार को रोका व बज्जू थाने लाकर पूछताछ की और इन सभी के पास पाकिस्तान की नागरिकता व 5 साल के धार्मिक वीजा के प्रमाण पत्र मिले हैं।